Welcome to Iconic Nursing Academy. This is Vanshika here. Today we are going to discuss about another topic, that is glaucoma. This is also a eye disorder. Okay? तो आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा के बारे में, जो कि आई डिसऑर्डर है एक. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में. तो क्या होता है ग्लूकोमा में? ग्लूकोमा में हमारी ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है. ऑप्टिक नर्व का डैमेज कैसे हो जाता है? जब हमारी इंट्राऑक्यूलर आई में जो है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है. इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कैसे बढ़ता है? जब एक्वस ह्यूमर जो होता है उसका कंजेशन होने लगता है ना हमारी आई में, तो क्या होता है कि वो आई में प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और क्या क्या हो जाता है, ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो जाती है. देन क्या हो जाता है, ग्लूकोमा की कंडीशन अराइज हो जाती है. तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन which is characterized by optic nerve damage due to increasing intraocular प्रेशर. क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन है जो कि क्या कैरेक्टराइज बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज, जिसमें क्या होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है. किस वजह से डैमेज हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि हमारी आई ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है. ठीक है. और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कैसे बढ़ता है? जब हमारी आई में एक्वस ह्यूमर का कंजेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है. ठीक है. तो ये थी हमारी डेफिनेशन. अब हम इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, कितना बढ़ जाना, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का कितना बढ़ जाना. तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की, वो होती है 10 to 21 mm ऑफ Hg. अगर इससे ज़्यादा हो जाता है हमारा आई का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो वो क्या कर सकता है, हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है. ठीक है. तो ये थी हमारी डेफिनेशन. अब हम पढ़ेंगे इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं. ठीक है. तो अब हम इसके पढ़ेंगे कॉजेज. तो इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम लेंगे जेनेटिक और हेरिडिटरी. सबसे पहला कॉज क्या है? जेनेटिक और हेरिडिटरी. इसमें क्या होता है कि पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब कि पहले हमारी फैमिली में किसी को है, कि अपने हमारे फादर को है या हमारे ग्रैंडफादर को है, तो वो पास अवे होता आता है जनरेशन टू जनरेशन. तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जेनेटिक हेरिडिटरी के ग्लूकोमा हो सकता है. मतलब जो कि जिसकी फैमिली में प्रीवियस कोई कंडीशन है ग्लूकोमा की, तो आगे क्या हो सकता है, आगे ये कंडीशन अराइज हो सकती है उसके बच्चों में. ठीक है. दूसरा है एज. एज बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, तो उसमें भी एजिंग के प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं कि एज बढ़ने की वजह से भी ग्लूकोमा की कंडीशन अराइज हो सकती है. नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी. विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई. विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ग्लूकोमा की कंडीशन अराइज हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट आएगा एथनिसिटी. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये ज़्यादातर ईस्ट एशियन पीपल में प्रोन होती है. ईस्ट एशियन पीपल्स में क्या होती है, ये ज़्यादा देखने को मिलती है. ठीक है. और क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन होती है ओटाइटिस मीडिया का.
जिस भी पर्सन को ओटाइटिस मीडिया से कोई पर्सन सफ़र कर रहा है उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि उसको ग्लूकोमा की भी कंडीशन अराइज हो जाए कुछ टाइम बाद। ओटाइटिस मीडिया एक ईयर की कंडीशन है, मिडल ईयर का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है इसमें। तो इस कंडीशन से जो पेशेंट सफ़र अगर कर रहा है तो हो सकता है कि उसको आगे जाके ग्लूकोमा की कंडीशन अराइज हो जाए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये थे हमारे कुछ कॉजेज के बाद हम पढ़ेंगे अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पर क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको फ्लो बताऊंगी कि एक्वस ह्यूमर का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, ताकि आपको क्लासिफिकेशन समझने में थोड़ा इजी हो। ओके, ये थे हमारे कॉजेज। अब हम इसका एक फ्लो बताएंगे कि नॉर्मल फ्लो जो होता है एक्वस का कैसे होता है, कहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, कैसे वो कहाँ पास अवे होता है, कैसे हमारे आई में पहुँचता है, लेंस में पहुँचता है, कहाँ पे कैसे पहुँचता है, वो सारा फ्लो मैं आपको बताऊंगी। फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले सीलियरी बॉडी आती है। ठीक है, सीलियरी बॉडी, इसमें क्या होता है, सीलियरी बॉडी में क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है। किस चीज का प्रोडक्शन होता है, एक्वस ह्यूमर का। सीलियरी बॉडी में होता है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। फिर क्या होता है, सीलियरी बॉडी से वो जाता है लेंस में। लेंस में जाता है सीलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन होने के बाद वो एक्वस ह्यूमर को कहाँ लेके गया, लेंस में लेके गया। फिर क्या हुआ, पोस्टीरियर चैम्बर से होते हुए वो उसको कहां पे लेके गया, हमारी आइरिस में। आइरिस से एंटीरियर चैम्बर से होते हुए वो कहां गया, हमारे कॉर्निया में। ठीक है, फिर कॉर्निया से पास अवे होते हुए वो गया हमारे ट्रेबैकुलर मैशवार में। ट्रेबैकुलर मैशवाक। ठीक है, सबसे पहले सीलियरी बॉडी में उसका प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन वहां से वो बना, फिर वो कहाँ पे गया, हमारे लेंस में गया। लेंस में जाने के बाद वो पोस्टीरियर चैम्बर से होते हुए आइरिस में गया, देन एंटीरियर चैम्बर से होते हुए कॉर्निया में, उसके बाद ट्रेबैकुलर मैशवार में। ट्रेबैकुलर मैशवार में क्या हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। ट्रेबैकुलर मैशवार का क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है एक्वस ह्यूमर के। ठीक है, यहां से वो गया स्केलमन कैनाल में। कहाँ गया, स्केलमन कैनाल में। स्केलमन कैनाल में गया, स्केलमन कैनाल से होते हुए सैक्रल प्लेक्सस में गया। सैक्रल प्लेक्सस से होते हुए उसका क्या हो गया, जनरल आउटफ्लो हो गया। क्या हुआ इसमें, सीलियरी बॉडी में एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हुआ। सीलियरी बॉडी से प्रोडक्शन होने के बाद वो कहाँ पे पास हुआ, लेंस की तरफ गया। पोस्टीरियर चैम्बर से होते हुए आइरिस पे गया।
आइरिस के बाद एंटीरियर चैम्बर से होते हुए कॉर्निया में, देन ट्रेबेकुलर मेशवायर में आया, वहां उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, जिसका काम क्या होता है मेनली, ट्रेबेकुलर मेशवायर का मेनली काम क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वहां से वो स्कैलमन कैनाल से होते हुए सैक्रल प्लेक्सस में, देन उसका क्या हुआ, जनरल आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया नॉर्मल फ्लो बताया एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है, ग्लूकोमा दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल फ्लो होता है एक्वस ह्यूमर का, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। किस वजह से रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन, ट्रेबेकुलर मेशवायर जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है ना, उसमें कोई ना कोई डीजेनरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ठीक है, कोई ना कोई डीजेनरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता या रिड्यूस हो जाता है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, आई में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या हुआ कि जो रिड्यूस है एक्वस ह्यूमर का, वो जो फ्लो है एक्वस ह्यूमर का वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया थोड़ा। किस वजह से रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमारा जो ट्रेबेकुलर मेशवायर का जो मैंने बताया था आपको मेनली काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है, पर वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है। किस वजह से, क्योंकि उसमें कोई ना कोई डीजेनरेशन है या कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जब वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा है तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आई में बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा आई में, क्योंकि ना उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना उसका आउटफ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा आई में। तो ये पहला था हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा। दूसरा है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, और हम इसे क्या कहते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, पहला था ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, जिसको हम क्या कहते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा। इसको नैरो एंगल ग्लूकोमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इरियोकॉर्नियल एंगल होता है ना, वो क्या होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, वो कंप्लीटली क्लोज बोल सकते हैं। इरियोकॉर्नियल एंगल जो हमारी आइरिस है और जो कॉर्निया है, वहां पे जो ये जो एंगल बनता है ना, ये जो है वो क्लोज हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, इसके क्लोजर की वजह से क्या होता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है आई में। क्यों, क्योंकि जो रेटाइना है ना, उसका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कॉर्निया के अगेंस्ट, तो क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये है हमारा सेकंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा, जिसको हमने क्या बोला कि नैरो एंगल ग्लूकोमा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा इरियोकॉर्नियल एंगल जो है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। क्यों हो जाता है क्लोज, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि फॉरवर्डेड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हमारी रेटिना का जो है फॉरवर्डेड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कॉर्निया के अगेंस्ट। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आई में बढ़ जाता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी भी हम दो बेसिस में पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, दो बेसिस में कैसे पढ़ेंगे, पहला हमारा आएगा इवेंट्स के बेसिस पे उसके, ठीक है, नहीं सॉरी, पहले हम पढ़ेंगे उसकी थ्योरी के बेसिस पे और दूसरा हम पढ़ेंगे उसके इवेंट्स के बेसिस पे। तो थ्योरी के बेसिस पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे कि कैसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हम बेसिस ऑफ थ्योरी पे हम यही देखेंगे कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है, कैसे इंक्रीज हो जाता है, हाउ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज एंड डैमेज और ऑप्टिक नर्व, कैसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, क्या हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हाउ इंक्रीज और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डैमेज
ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसमें थ्योरी के बेसिस में हम ये पढ़ेंगे कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व कैसे डैमेज हो जाती है। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है डायरेक्ट मैकेनिज्म। डायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमारी जो रेटाइनल लेयर होती है ना उसमें डैमेज हो जाता है। जो हमारी रेटाइनल लेयर होती है उसमें डैमेज आ जाता है। तो ऑप्टिक नर्व कैसे डैमेज हुई, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व का हेडेड पोर्शन है ना उससे रेटाइनल लेयर टच होती है, ठीक है। तो उससे टच होते हुए जाती है, तो क्या होता है वो क्या कर देती है हमारी, अगर रेटाइनल लेयर डैमेज होगी तो वो हमारी ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर देती है, क्योंकि उसका वो कहाँ से पास थ्रू होती हुई जाती है, हमारी ऑप्टिक नर्व के हेडेड पोर्शन से, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई डायरेक्ट मैकेनिज्म में, कि हमारा सबसे पहले क्या हुआ, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा, ठीक है। बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमारे जो रेटाइनल लेयर थी, रेटाइनल लेयर में क्या आया, डैमेज आया, डैमेज हुआ रेटाइनल लेयर में। और जो रेटाइनल लेयर है वो हमारे ऑप्टिक नर्व के हेडेड पोर्शन से पास थ्रू होती हुई जाती है, तो क्या होता है कि वो हमारी ऑप्टिक नर्व को भी साथ साथ डैमेज करती है। तो ये था हमारा डायरेक्ट मैकेनिज्म, किसके बेसिस पे, थ्योरी के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, जो हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है ना, वो हाई इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या करता है, माइक्रो सर्कुलेशंस जो होती है ना हमारी में, उसको भी क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, या बोल सकते हैं कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंजरी होने के चांसेस होते हैं या नेक्रोसिस की कंडीशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ऑप्टिक नर्व में डैमेज आ जाती है, एट्रोफी हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या हुआ, माइक्रो सर्कुलेशंस को भी वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारी आई में जो माइक्रो सर्कुलेशंस होती हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं। उनके कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है, आई में इंजरी हो जाएगी या नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाएगी, तो हमारी ऑप्टिक नर्व में ऑप्टिक नर्व की क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ये उसकी वजह से क्या होगा, हमारी ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो जाएगा। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट, देन हमने पढ़ा इनडायरेक्ट। ये था हमारा थ्योरी के बेसिस पे। अब मैं आपको बताऊंगी इवेंट के बेसिस पे पैथोफिजियोलॉजी। तो किस, ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट, इवेंट के बेसिस पे क्या होगा कि सबसे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी मैंने आपको कॉजेज बताए इसके, ठीक है, इसके कॉजेस है जैसे एज की वजह से या जेनेटिक हेरिडिटरी की वजह से, ठीक है, या फिर कोई क्या बोलते हैं डिसऑर्डर्स की वजह से क्या होगा, ये हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, सबसे पहले हमारी आई में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, ठीक है। क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो सिस्टम था ना वो क्या हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा, या फिर हमारी टिश्यूज में या फिर हमारी सेल्स में, इन सब में क्या आएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे, फंक्शनल चेंजेस होंगे। फंक्शनल चेंजेस में जैसे हम कंडीशन ले सकते हैं कि इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा कि हमारा इंक्रीज हो जाएगा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये फंक्शनल चेंजेस उसमें यही आएंगे कि ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो गई, या फिर क्या हुआ, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शनल चेंजेस आएंगे। इन फंक्शनल चेंजेस आने के बाद क्या होगा, हमारी ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई क्यों, क्योंकि उसमें एट्रोफी हो गई। इन सब कंडीशंस की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, फंक्शनल चेंजेस की वजह से क्या हो गई, एट्रोफी हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व में, जिसकी वजह से क्या हो गया, विजन लॉस। क्या हो गया, विजन लॉस हो गया। क्या हुआ, सबसे पहले एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस है, देन फंक्शनल चेंजेस है, देन ऑप्टिक नर्व क्या हुई, डैमेज हुई, फिर क्या हो गया,
विजन लॉस हो गया। ठीक है, ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले थी थ्योरी के बेसिस पे और ये है इवेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स। तो क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं? सबसे पहला जो मेन है वो क्या होता है? टनल विजन। टनल विजन क्या होता है कि हमें सिर्फ सेंटर का पोर्शन दिखाई देता है, जो हमारा पेरिफेरल एरिया है ना उसको, मतलब वो हमें इतना क्लियर नहीं दिखाई देता, हमें सेंटर का पोर्शन ही दिखाई देता है, वो डिमर रहता है। हमारा जो सराउंडिंग पोर्शन है या पेरिफेरल पोर्शन है वो क्या रहता है? डिमर रहता है। तो उसको हम बोलते हैं टनल विजन, की सेंटर का पोर्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, बट जो साइड विजन है, पेरिफेरल विजन है, वो डिमिनिश रहता है या डिक्रीज रहता है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं डिक्रीज पेरिफेरल विजन। दूसरा है पेन और पेनलेस। ये क्या होता है? इसमें पेन होता भी है और नहीं भी होता, और ज्यादातर पेन किसमें देखने को मिलता है? क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। ठीक है, पेन देखने को मिलता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा में। क्या होता है? सबसे पहले टनल विजन होता है और पेन और पेनलेस होता है। और क्या होता है इसमें? रेस्टलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस फील होता है, एंजाइटी रहती है। ठीक है, और अगर इसको क्योर नहीं करेंगे टाइम पे तो कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लरी विजन हो सकता है, ब्लरी विजन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। पहला क्या था? टनल विजन और डिक्रीज पेरिफेरल विजन, पेन और पेनलेस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, कंप्लीट विजन लॉस और ब्लरी विजन हो जाता है। ठीक है, ये थे हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स। ठीक है, अब हम इसके, ये हमने पढ़े थे इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब इसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। किसके बेसिस पे करते हैं हम हिस्ट्री कलेक्ट? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे, इसके कॉजेस के बेसिस पे हम क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि एज से रिलेटेड है या जेनेटिक हेरिडिटरी कोई कंडीशन है या फिर कोई डिजीज और कोई ऑक्यूलर कंडीशन है। ठीक है, उन सब की वो सब इस हिस्ट्री कलेक्शन में हम वही सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन तो हमने किसके बेसिस पे करा? इटियोलॉजी के बेसिस पे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम किसके बेसिस पे करेंगे? उसके साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे करेंगे कि क्या क्या उसके साइंस आ रहे थे, तो उसके हिसाब से हम उसका क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे। टैनोमेट्री करेंगे। ये क्या होता है? ये कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। टैनोमेट्री करेंगे। ये क्या किस लिए करते हैं? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है टैनोमेट्री। टैनोमेट्री और क्या करेंगे? गोनियोस्कोपी। इसमें हम क्या चेक करेंगे? उसके ड्रेनेज सिस्टम को, कि कितना ड्रेनेज हो रहा है, कितना उसका वो है, फ्लो है, वो हम उसमें किसमें चेक करेंगे? गोनियोस्कोपी करके चेक करेंगे। लास्ट में उसका यूएसजी कराएंगे, ये देखने के लिए कि उसके कोई लीजन तो प्रेजेंट नहीं है, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे यूएसजी करके। ठीक है, तो ये थे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, टैनोमेट्री, गोनियोस्कोपी और यूएसजी। किसमें करेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम ये सारी चीज़ें उसकी इवैल्यूएट करेंगे पेशेंट की। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे इसका मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट में हमारा मेनली एम क्या होगा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करना। वो कैसे रिड्यूस होगा, जब हम क्या करेंगे, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करेंगे या फिर बढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, सीलियरी को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। किस लिए, ताकि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, सबसे पहली ड्रग हम दे सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं लैटिनोप्रोस्ट। ये क्या करती है, हमारी सीलियरी मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी हम एपिनेफ्रिन ले सकते हैं। ये क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज कर देगा। या फिर कोई मायोटिक एजेंट, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पाइलोकार्पिन, ठीक है। ये इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाएगा भी और कॉन्स्ट्रिक्ट भी करेगा। किसको, सीलियरी बॉडी को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। इसके दोनों काम होते हैं। इसका काम तो सिर्फ यही होता है कि क्या करेगा, सीलियरी मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। देन एपिनेफ्रिन का काम क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देता है। और मायोटिक एजेंट में पाइलोकार्पिन है, इसका काम क्या होता है, ये दोनों फंक्शन करता है, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाता भी है और क्या करता है कि हमारे सीलियरी बॉडी का कॉन्स्ट्रक्शन भी कर देता है, ठीक है। तो ये थे हमारा मैनेजमेंट, ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट था। ठीक है, ये हमारा था मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैनेलोप्लास्टी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैनेलोप्लास्टी। तो कैनेलोप्लास्टी में हम क्या करवाते हैं, हमारी आई में इंसीजन कराते हैं, स्केलमन कैनाल में इंसीजन कराते हैं, ताकि वहां से हम क्या कर सकें, कैथेटर को इंसर्ट करा सकें। कैथेटर को इंसर्ट कराएंगे तो जो भी ड्रेनेज एक्यूमुलेट हो रखी है आई में एक्वस ह्यूमर को, हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कैनेलोप्लास्टी में इंसीजन करेंगे हमारी आई में, स्केलमन कैनाल के थ्रू माइक्रो कैथेटर का इंसर्शन करेंगे और उससे क्या होगा, जो ड्रेनेज इकट्ठा हो रखी है हमारी आई में उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कैनेलोप्लास्टी, पहला सर्जिकल मैनेजमेंट। लास्ट है ट्रेबेकुलोमैसेक्टोमी। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा अफेक्टेड पार्ट होगा या फिर हम बोलेंगे पार्शियली जो पोर्शन होगा, उस अफेक्टेड पार्ट को हम क्या कर देंगे, उस अफेक्टेड पार्ट को हम रिमूव कर देंगे ताकि हम उसके फंक्शंस को दोबारा क्या करा सके, रीगेन करा सकें, ठीक है। तो ये थी हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट, पहला था कैनेलोप्लास्टी, देन था ट्रेबेकुलोमैसेक्टोमी। तो ये थी हमारी ओवरऑल क्लास आज ग्लूकोमा की। नेक्स्ट क्लास में हम अनदर डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अनदर डिजीज कंडीशन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।